ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये एग्जांपल है, टू स्मॉल इक्वली चार्ज आइडेंटिकल आर सस्पेंडेड फ्रॉम लॉन्ग थ्रेड। यहां पर और यहां पर एक लॉन्ग थ्रेड से चार्ज क्यू है मास एम है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है क्या बात? और द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम इज ए। ओके, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? एक तो क्यू ही लगेगा, है ना भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ऐसे, और एक लगेगा mg, और टेंशन लगेगा T। तो मान लेते हैं पहले यहां पर एंगल कितना था? थीटा था। क्लियर है क्या बात? ये Q, और इधर ही इस तरीके से लगेगा, और ये टेंशन T होगा, और ये होगा mg। तो ये एंगल थीटा होगा, दिस एंगल विल बी थीटा, है ना। तो Fe की जो वैल्यू होगी इस केस में, Fe इज इक्वल टू के, हाँ भाई ये लेंथ L है, ये डिस्टेंस A है, के Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर, ये तो Fe होगा। साथ में इसके अंदर T cos थीटा इज इक्वल टू mg हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? T sin थीटा इज इक्वल टू कितना होगा भाई? Fe होगा, है ना। इक्वेशन नंबर 1 और 2, यदि मैं 1 और 2 को इसको डिवाइड करूं तो tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? और tan थीटा जो है, tan थीटा यहां से, ये तो a/2 डिस्टेंस पे होगा, तो tan थीटा, और थीटा बहुत स्मॉल है, और साइन थीटा दोनों ही इक्वल होंगे, है ना। और साइन थीटा यहां पे a/2 अपॉन एल, यानी a अपॉन 2l, यानी ये लगभग थीटा के इक्वल होगा। साइन थीटा टेन थीटा सब इक्वल होंगे, तो टेन थीटा को यहां पे मैं दिस इज द टेन थीटा, a अपॉन 2l इज इक्वल टू Fe अपॉन mg लिख लूंगा, a अपॉन 2l। और Fe की वैल्यू कितनी होगी भाई? इट विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू mg। तो a क्यूब इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l अपॉन mg आ जाएगा। तो यहां से देखो, तो a क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज का स्क्वायर, मीन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज a and the charge between them is q, the charge on each of the ball is q। क्लियर है क्या बात? तो a क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर। अब वो ये कह रहा है ना, अब वो कह रहा है कि वन बॉल इज डिस्चार्ज, यदि आप इस बॉल को डिस्चार्ज कर दोगे तो इस पे चार्ज q जीरो हो जाएगा, तो फिर तो कोई रिपल फोर्स बचेगा नहीं। तो जब आप डिस्चार्ज कर दोगे तो ये बॉल दोनों एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, इस तरीके से टच हो जाएंगे। जैसे ही आप एक को डिस्चार्ज करोगे तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा नहीं, तो दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगी। जब दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगी तो इस पे तो चार्ज होगा, इस पे तो चार्ज होगा, और ये क्या होगी? न्यूट्रल। तो क्या होगा? इस पे से चार्ज इधर चला जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में, सुनो मेरी बात, तो इन दोनों पर सेम चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा? आधा आधा, क्योंकि सेम टाइप की बॉल है। Q/2 यहां चला जाएगा, Q/2 यहां चला जाएगा। तो दोनों पे यदि Q/2 फिर से चार्ज आएगा तो फिर से ये इस तरीके से एक दूसरे को रिपल करेंगी। क्लियर है क्या बात? लेकिन अब की बार यहां पर चार्ज Q/2 होगा, और यहां पर चार्ज भी अब की बार Q/2 होगा। साथ में डिस्टेंस कितनी होगी भाई? B होगी। बाकी सारे फोर्स भी ऐसे लगेंगे, कैसे? एक तो यहां पे क्या लगेगा? mg, और यहां पे लगेगा आपकी बार Fe डैश, साथ में T डैश लगेगा। सेम टाइप से इक्वेशन बनेगी। क्लियर है क्या बात? केवल और केवल A बदल जाएगा और चार्ज बदल जाएगा। तो इसके लिए इस केस में, है ना, सेम तरीके से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, और इस रिलेशन को B क्यूब प्रोपोर्शनल टू चार्ज कितना है आपकी बार यहां पे? इन पर चार्ज Q/2 है, तो Q/2 का होल क्यूब आएगा। तो B क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू Q क्यूब अपॉन 8 आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? ये रहा इक्वेशन नंबर
3 लिख लेना, और इक्वेशन इज 3 और इक्वेशन नंबर 4 लिख लेना। डिवाइड कर देंगे 4 को 3 से, तो बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, और ये आएगा आपका क्यू क्यूब अपॉन 8 अपॉन क्यू क्यूब। तो ये तो कट जाएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन 8। तो बी क्यूब इज इक्वल टू, यहां पे 8 आएगा और ये ए क्यूब आएगा, ऐसे लिख लो। तो बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन 8 आएगा, तो बी इज इक्वल टू ए बाय 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? बी इज इक्वल टू ए बाय 2 आ जाएगा। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में? ए की वैल्यू दी हुई है 108 की पावर 1/3, तो बी की वैल्यू 108/3 अपॉन 2, ऐसे करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसमें देख लेना आप एक बार कैसे लिखा हुआ है। ये है ए की लीनियर चार्ज डेंसिटी है इनफाइनाइट, और यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, साथ में यहां से आर नॉट डिस्टेंस पर एक और रॉड रखी है, और इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा 2 है, और उसकी लेंथ कितनी है भाई? एल है। क्लियर है क्या बात? तो हमें यह बताना है कि इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। तो कैसे बताएंगे? बोर्ड पे देखो, ये हमारे पास लाइन चार्ज है, और लाइन चार्ज की वजह से इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो 2 के लैम्डा अपॉन आर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे एक dx विथ का एलिमेंट ले लेंगे, है ना। जैसे यहां से ले लिया मैंने कितना, x डिस्टेंस पे dx विथ का एलिमेंट ले लिया, dx विथ का एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, और इस पे चार्ज कितना मान लूं, dq। तो यहां पे फोर्स लगेगा df। हम पूरी रोड पर तो फोर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन हम इसके एलिमेंटल चार्ज dq पर एलिमेंटल फोर्स df लिख सकते हैं, और वो होगा df इज इक्वल टू q इंटू dq इंटू ई। dq तो इसका चार्ज हो गया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी इस पॉइंट पर, वो आएगी 2 के लैम्डा अपॉन एक्स आएगा। क्लियर है क्या बात? तो जो नेट dq, और हां भाई इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, इसका मतलब यह है कि 1 मीटर में लैम्डा 2 कूलम चार्ज है, तो ये तो dx है, तो dx मीटर में जो चार्ज होगा लैम्डा इंटू dx, और इसे ही हम dq भी बोल देंगे। क्लियर है क्या बात? तो जो df होगा इट विल बी इक्वल टू व्हाट, dq इज इक्वल टू लैम्डा 2 dx। and what about electric field at this point? Due to this lambda 1, the electric field is 2k lambda 1 upon x। बात समझ में आ गई? तो ये एलिमेंटल चार्ज पर एलिमेंटल फोर्स आया, तो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे भाई? इंटीग्रेशन करके। तो यहां देखो 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 हम कॉमन लेके dx अपॉन x कर देंगे, बाकी तो अंदर आ जाएगा। अब बात यह है कि ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कहां से कहां तक होंगे? देखो ये एलिमेंट यहां से स्टार्ट होंगे, यहां पर चलेंगे, यहां पर चलेंगे, और यहां पर भी चलेंगे। तो स्टार्ट कहां से होंगे भाई? x की वैल्यू r नॉट से होगी स्टार्ट। एलिमेंट कहां से स्टार्ट होंगे? r नॉट से स्टार्ट होंगे। x की वैल्यू r नॉट से स्टार्ट होगी, और कहां तक जाएगी बेटा? ये x की वैल्यू r नॉट प्लस एल तक जाएगी। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो टोटल फोर्स आ जाएगा 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 फ्रॉम कहां से कहां तक? r नॉट से r नॉट प्लस एल तक 1 अपॉन एक्स dx। इंटीग्रेशन जो होता है 1 अपॉन एक्स का, वो ln x होता है। तो
2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 ln x r नॉट टू r नॉट प्लस l। तो अब हम लिमिट पुट करेंगे 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 ln r नॉट प्लस l रखेंगे पहले तो अपर लिमिट माइनस ln r नॉट रखेंगे लोअर लिमिट। तो जो नेट फोर्स आएगा 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 ln a माइनस ln b ln a अपॉन b का फॉर्मूला हम यूज करेंगे ln a माइनस b। तो ln r नॉट प्लस l अपॉन r नॉट आंसर आ जाएगा। अब ज्यादा k की वैल्यू इसमें रख रखी होगी तो जो f नोट आएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r नॉट प्लस r नॉट 2 कट जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 2 पाई नॉट r नॉट प्लस l अपॉन r नॉट। इस तरीके से कुछ आंसर आ जाएगा, बाकी आप इसमें मैच कर लेना। अच्छा, हाँ भाई एक मिनट ध्यान से देखो, थोड़ा सा अभी इसमें और तरीका है। L इजिकल टू आर नोट दे रखा है, साथ में यहां पे 4 ऐसे दे रखा है। ध्यान से देखो बेटा, जब आप इसमें L को आर नोट के इक्वल रखोगे तो जो अंदर वैल्यू आएगी, ध्यान से देख लो बेटा थोड़ा सा और इसमें, तो यहां पे आर नोट 2 आर नोट अपॉन आर नोट यानी कि ln 2 आ जाएगा और ये 2 इसके ऊपर चला जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2 स्क्वायर। तो ये फोर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है ना। बोर्ड पे देखो, इसमें क्या है कि एक प्लस क्यू चार्ज है यहां पर और काफी दूरी से मतलब बहुत ज्यादा दूरी से। देखो जब आप एक चार्ज को Q को v वेलोसिटी से u वेलोसिटी से फेंकोगे, इसका मास m है और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस d दे रखी है, तो क्या होगा बताओ। बोर्ड पे देखो ये ऐसे आएगा u, और जब ये यहां पे जब इनफाइनाइट पर होगा ये, तो इसके बीच में ये तो फिक्स है, ये फिक्स्ड है, यहां पे फिक्स्ड है, इसके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। जब ये इनफाइनाइट से चल रहा होगा तो सीधे सीधे ऐसे चलेगा, लेकिन जब ये इसके पास आता जाएगा तो इस पर इसकी वजह से बेटा फोर्स लगेगा है ना, ऐसे करके फोर्स लगेगा, ऐसे करके फोर्स लगेगा। तो क्या होगा बताओ, तो ये अपने पाथ में स्ट्रेट लाइन में नहीं चल पाएगा फिर, क्योंकि ये तो फ्री है, ये फ्री है। तो जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये अपने पाथ को चेंज कर देगा और ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आई? वहां तक तो सीधा आएगा और ये अपने पाथ को चेंज करता हुआ ऐसे चला जाएगा। तो ये पूछ रहा है, और फिर ऐसे चला जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस है ना, मिनिमम डिस्टेंस डी डैश कितनी होगी, यही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ प्लस क्यू, ये प्लस क्यू फ्रॉम क्यू ड्यूरिंग द मोशन है ना। अच्छा, इसमें क्वांटिटी है कि क्यू क्यू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम यू स्क्वायर इंटू डी भी आपको लेना है, यूज करना है ना। और डी की वैल्यू √2 - 1 है। ये जो डी है डिस्टेंस, ये √2 - 1 है। तो बोर्ड पे देखो ध्यान से देखो, अगर जो ये ऐसे चल रहा है ऐसे करके, क्लियर है क्या बात? तो जब ये इस पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, Fe1 Fe2, धीरे धीरे फोर्स बढ़ता जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो फोर्स बढ़ता जाएगा। तो मान लेते हैं इसकी स्पीड इस पॉइंट पर आकर कितनी हो जाती है, v, मास कितना है इसका, m, ऐसे हो जाती है। बात समझ में आई नहीं भाई?
है ना। तो इसमें दो हम लॉ लगाएंगे। दो लॉ कौन कौन से लगाएंगे? एक तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा, और इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोर्ड पे देखो, जब ये पॉइंट और ये चार्ज इंफाइनाइट दूरी पर है तो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन ये मिनिमम डिस्टेंस है, फिर तो ये आगे ही चला जाएगा, फिर तो ये अपने पाथ पे आगे ऐसे करके चला जाएगा, तो मिनिमम डिस्टेंस ये होगी, और यहां पे ये 90 डिग्री पे होगा, मिनिमम डिस्टेंस तभी होगी। क्लियर है क्या बात? जब ये इसके परपेंडिकुलरली मूव कर रहा होगा। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सिस्टम की प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल सिस्टम की प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, साथ में ये तो रेस्ट पे ही रहेगा हमेशा, ये तो रेस्ट पे रहेगा। इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m(u²) है। बात समझ में आ गई नहीं? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मान लिया इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, वेलोसिटी v हो जाती है, प्लस अगर जो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस d मिनिमम लिख लेता हूं इसे, मिनिमम डिस्टेंस d मिनिमम है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 अपॉन d मिनिमम हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो एक इक्वेशन तो ये बनी। अच्छा, अब बस इसमें v की वैल्यू यदि हमें पता लग जाए तो बाकी सारी क्वांटिटी तो पता है, तो d मिनिमम निकल जाएगा। उसके लिए दूसरे स्टेप में हम लगाएंगे अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। कैसे? व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? अगर जो इस वाले पे, इस चार्ज पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा इसका, क्योंकि इस पे तो फोर्स लग रहा है। बात समझ में आई? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसलिए लगाएंगे क्योंकि इस पर अगर जो आप इस फोर्स का टॉर्क देखोगे, इस पॉइंट के अबाउट आप इसे O मान लो, और इसके अबाउट इसका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दोगे, दैट विल बी कंजर्व। क्योंकि क्या होगा, नेट टॉर्क, है ना, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? नेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क। सिंस टॉर्क इज 0 ऑलवेज, यदि आप इस पे, जैसे यहां पर है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ना, जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये फोर्स हमेशा इस O पॉइंट से होकर के जाएगा, तो इसका नेट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा इस पॉइंट के अबाउट। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा देंगे, तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और इसे याद भी रखना है आपको, ओ टाइप के क्वेश्चन में भी आपको इस तरीके से लगाना पड़ सकता है ना। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, बोर्ड पे देखो, ये है प्लस Q। ये बहुत टफ सवाल की श्रेणी में आता है। जैसे मैं यहां पे छोटा चित्र बना रहा हूं, ये m है, u है, तो व्हाट अबाउट द एंगुलर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम? ये ऐसे चल रहा है ना, यहां पर था, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होता है, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। तो mv और व्हाट इज r? r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो होगा mvr, और r की जगह क्या लिख दूंगा बेटा मैं, d। समझ में आई बात? अब यहां देखो, जब इस पॉइंट पर ये है तो फिर से एंगुलर मोमेंटम mvr हो जाएगा, और r इज d मिनिमम, तो m, अच्छा यहां पे तो स्पीड कितनी है u, और डिस्टेंस कितनी है ये डिस्टेंस d, और यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेलोसिटी के कितनी है, d मिनिमम, mv
डी मिनिमम। तो इसे मैं काट दूंगा, तो हमें यहां पे v की वैल्यू पता लग जाएगी। तो v की वैल्यू कितनी आएगी भाई? v की वैल्यू u इंटू डी अपॉन डी मिनिमम आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब हम यहां रख देंगे इसकी वैल्यू, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम, v की जगह क्या रखूंगा? u स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी मिनिमम। बात समझ में आई नहीं? बिल्कुल सही बात है, के क्यू अपॉन डी मिनिमम। सही है बात, बिल्कुल सही बात है। तो और क्या लिखूं? हां, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। बोर्ड पे देखो, ये जो डेटा दिया हुआ है इसे ध्यान से देखो। ये दिया हुआ है क्यू क्यू, है ना, क्यू क्यू, और ये लिखा है 1/k, 1/k mu स्क्वायर डी। तो यहां से आ जाएगा के क्यू क्यू इज इक्वल टू mu स्क्वायर डी, ये लिखा हुआ है। तो के क्यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा? यहां पे लिख दूंगा मैं mu स्क्वायर डी अपॉन डी मिनिमम इज इक्वल टू mu स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 2d मिनिमम इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। तो कुछ तो कटेगा, सही, ये कट जाएगा, तो बचेगा 1/2 डी स्क्वायर अपॉन 2d मिनिमम। अच्छा, डी मिनिमम को थोड़ी देर के लिए आप x मान लो, है ना भाई, तो आपको अच्छा लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन एक्स। तो ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, एलसीएम लेके 2xd और 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 2xd होगा माइनस 2xd प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो कितना हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई। अभी तक यहां पे कॉपी करो आप एक बार, हाँ, है ना, क्योंकि काफी टफ सवाल है, एडवांस में भी आने के कम ही चांसेस रहते हैं। लेकिन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? पॉलीगन है। पॉलीगन ऐसे होता है, ऐसे करके, है ना भाई, यूं है। दिस इज द पॉलीगन ऑफ साइड ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत सारी साइड है। कितनी साइड है भाई इसकी? 2 रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड दे रखी है 2014। क्योंकि ये क्वेश्चन जो होगा ना 2014 में किसी ने बनाया होगा सर ने, तो इसलिए 2014 ही लिख रखा है। जैसे अभी मैं 2022 कर दूं ऐसे, तो ऐसे बना देते हैं सर, है ना। तो बोर्ड पे देखो, यहां पर सब जगह ऐसे ऐसे चार्ज रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है। बात समझ में आई? और साइड जो दे रखी है इसकी, ये इसकी वैल्यू 4 माइक्रोमीटर दे रखी है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब बोर्ड पे देखो, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये है, यहां पे है, यहां पे है, सब जगह चार्ज है। तो जब आप इस चार्ज को यहां से रिलीज करोगे, ये ऐसे भागेगा और इंफिनिटी पे भाग करके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v1 हो जाएगी। तो क्या आप इसकी वेलोसिटी v1 निकाल सकते हो? हां भाई, v1 वेलोसिटी निकाल सकते हो। हां, मान लेते v1 है इसकी स्पीड। क्लियर है क्या बात? और अब क्या करेंगे? बोर्ड पे देखो, यहां पे देखो, अब हमने इस चार्ज को रिलीज किया। जब इस चार्ज को रिलीज करेंगे ऐसे करके खूब दूर चला जाएगा, तो इसकी स्पीड v2 आ गई। दोनों के मास mm है, तो वो ये कह रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी k1 और k2 मान लेता हूं। तो k1 होगा हाफ एम v1 स्क्वायर और k2 होगा हाफ एम v2
2 स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि K1 और K2 में जो डिफरेंस है वो 9 इंटू 10⁹ जूल पाया जाता है और सफिशिएंट लार्ज डिस्टेंस पे है। तो आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना चार्ज रहेगा। तो देखो इसे कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखो, यहां पर जो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कहां से आएगी काइनेटिक एनर्जी, ये वाले जो सारे चार्ज के सिस्टम है, अभी मान लिया आपने यहां पे ये रखा हुआ था ना, तो बोर्ड पे देखो यहां पर जो सिस्टम है ऐसे करके सिस्टम है, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। देखो एक बार इस सिस्टम को छोड़ के आप ऐसा समझो कि यहां पे Q एक फिक्स है, Q फिक्स्ड है और a डिस्टेंस पर एक स्मॉल q चार्ज है। यदि आप इस चार्ज को रिलीज करोगे तो इसकी वजह से भागेगा और जब इंफिनिटी पे होगा तो इंफिनिटी पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv² आ जाएगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आती है ये कहां से आती है, ये काइनेटिक एनर्जी इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई करेंगे तो इनिशियल के आई यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, 0, ये तो फिक्स है, ये फ्री है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के क्यू क्यू अपॉन वी या U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, पोटेंशियल ऐसे भी लिख सकते हैं। जो यह है पोटेंशियल है ना और यह है Q, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो K हो गई और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। तो इसका मतलब यह है कि जो यहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो यहां पर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी वजह से आई है। और इसी प्रकार से जब आप इसे रिलीज करोगे ऐसे करके तो इसकी जो यहां पर काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कहां से आएगी, वो इस चार्ज की यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आई है। बात समझ में आ रही है नहीं, ये है। तो थोड़ा सा भी आप इसे कॉपी कर लो, मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये मैं यदि काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं तो जब ये सिस्टम यहां पर था ऐसे, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यहां लिख दूं U1, कितनी आएगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज मल्टीप्लाई बाय यहां पर पोटेंशियल यहां पर किस किस की वजह से होगा, देखो यहां पर पोटेंशियल इन सभी चार्जेस की वजह से होगा। क्लियर है बात। तो उसे मैं V डैश मान लेता हूं और इसकी वजह से पोटेंशियल भी होगा यहां पर, और वो पोटेंशियल कितना होगा भाई, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा K Q अपॉन A। बात समझ में आ गई। तो जब ये चार्ज यहां से जाएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो यहां पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर इतनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी यदि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पता है तो उसे 4 से मल्टीप्लाई करके यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। समझ में आई बात। तो ये मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, जब यहां पे देखो, जब ये चार्ज इस तरीके से है, यूं है, बहुत सारे चार्ज हैं, ये चार्ज तो चला गया यहां पे, अब ये चार्ज बचा, ये है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, दो बहुत सारे चार्ज हैं। तो ये जो चार्ज है ये तो पहले भी थे, अभी भी थे। तो इसकी अगर जो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो क्या करूंगा, मैं इस चार्ज की मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पॉइंट पर पोटेंशियल से। तो जो पोटेंशियल है ना बेटा यहां पे, वो इन सभी चार्ज की वजह से है। बात समझ में आई। तो ध्यान से देखो एक बार, हां भाई, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा है ना,
और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, देखो बोर्ड पे देखना, अगर जो मैं इस पॉइंट 2 और इस पॉइंट को 1 को कंसीडर करूं, तो क्या ये दोनों पॉइंट इस चार्ज के लिए सिमेट्रिक नहीं है? तो 1 पर जो इस सिस्टम की वजह से पोटेंशियल था, वही पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर भी होगा। तो यानी कि इस चार्ज पर पोटेंशियल कितना है? इस चार्ज पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल मैंने क्या मान लिया था? V डैश। तो यहां पर पोटेंशियल V डैश है। तो जब ये चार्ज यहां भागेगा ऐसे करके, तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगी। बात समझ में आ रही है ना? तो K2 की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी Q इंटू वी डैश। और K1 की वैल्यू कितनी होगी भाई? K1 की वैल्यू होगी V डैश प्लस KQ अपॉन A। बात समझ में आई? तो बोर्ड पे देखो, तो K1 की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और K2 की इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और ये कितनी होगी? QV डैश प्लस KQ अपॉन A माइनस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? QV डैश। तो देखो QV डैश प्लस KQQ अपॉन A माइनस QV डैश, ये कट जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है K, और ये आ जाएगा KQQ अपॉन A। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 दी हुई है क्वेश्चन में, और यहां जो K होता है ये वाला K, ये K भी 9 इंटू 10 की पावर 9 ही होता है। तो Q स्क्वायर अपॉन A ये कट जाएगा, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू A आ जाएगा। और A की वैल्यू कितनी है भाई? तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू A, और ये कितना है भाई? Q, ये 4 माइक्रोमीटर ऐसे करके, तो आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो जो चार्ज आएगा ना भाई, वो चार्ज 2 मिली कूलम आ जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एडवांस में। है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, यदि मैं किसी चार्ज को इस शेल पे दे दूं, है ना, चार्ज Q, तो जो इसकी सिग्मा होगी वो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होगा, रेडियस R मान लेते हैं। अब मैं इस स्पेयर को ऐसे काट दूंगा, तो ये जो प्लेन है ये ऐसे, इसकी डिस्टेंस जो दे रखी है वो R/2 दे रखी है। तो ये दो पार्ट में बदल जाएगा, ये रहा ऐसे करके और एक ऐसे करके, है ना भाई, यूं करके ऐसे, यूं। तो इस वाले पार्ट पर ये जो लगाएगा ये फोर्स लगाएगा, और इस वाले पार्ट पर भी जब हमने इसे अलग अलग कर दिया तो इस पे भी फोर्स लगेगा। नहीं आई बात समझ में? तो जो फोर्स होता है वो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जो फोर्स होगा वो प्रेशर इंटू एरिया होगा। तो अब इस ये जो छोटा वाला पार्ट है इसका, ये एरिया कितना होगा निकालना पड़ेगा हमें। देखो इधर मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, है ना, ये है ऐसे करके। तो ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया हमें निकालना है, तो हमें इसकी रेडियस R निकालनी पड़ेगी। तो ये तो R/2 है, ये R है, तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू R स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय 4, 3R स्क्वायर बाय 4। तो जो रेडियस होगी वो R/2√3 के बराबर होगी। बिल्कुल सही बात है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका प्रोजेक्टेड एरिया बताया था ना मैंने, यहां पे जो इसका प्रोजेक्टेड एरिया होगा उसकी रेडियस जो होगी वो R होगी। तो प्रोजेक्टेड एरिया जो होगा, प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा? वो होगा पाई स्मॉल r स्क्वायर, और R स्क्वायर की वैल्यू 3R स्क्वायर बाई 4। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा,
तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस पे वो कितना लगेगा, फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू एरिया। तो बोर्ड पे देखो, तो जो फोर्स होगा वो प्रेशर होता है, प्रेशर कितना होता है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्रेशर की जगह ये लिखेंगे और एरिया की जगह ये लिखेंगे 3r²/4। बात समझ में आ रही है नहीं? और सिग्मा की जगह हम लिख देंगे, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, ये सिग्मा स्क्वायर आ गया पाई 3r²/8 एप्सिलॉन नॉट। सही है ना बात? ऐसे करके, और सिग्मा की जगह क्या रख दूंगा बताओ, मैं रख दूंगा Q²/16π² r⁴ 3πr²/8 एप्सिलॉन नॉट। सही है बात? क्लियर है भाई? तो कितना आएगा, 4 जो आएगा कट पिट जाएगा, पाई से पाई कटेगा, 3Q²/16 कितने होते भाई, 128, 8×6 = 48, हाँ 128 है ना, और यहां बचेगा पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो देख लो आप फोर्स कैसे दे रखा है क्वेश्चन में। और ये P की वैल्यू, अच्छा यहां ऊपर K लिख रखा है ना, तो 3×4 32 4πε0 r²Q² ऐसे लिखेंगे और इसे लिख देंगे K। तो 3/32 KQ²/r², ये आएगा फोर्स। ठीक है, और यहां पे ये P दे रखा है और P की वैल्यू 32 आ जाएगी। डबल इंटीजर वाला क्वेश्चन हो गया ये।